हेलो। बच्चे आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। प्लीज कैमरा ऑन कर लो एक बार अपना। हेलो, कैसे हो आप? अच्छी है। क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, हेयर ऑयल भी हटाया था अभी क्लास पे जाके। संडे थिंग्स। संडे एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, क्लासेस चल रही है आपकी या फिर हॉलीडेज चल रही है? नहीं चल रही है, कल से लगेंगे शायद, अभी मैसेज नहीं आया है। ओके, तो आपकी समर हॉलीडेज खत्म हो चुकी है? नहीं, फिर? समर हॉलीडेज लगेंगे अभी कल से शायद। ओके, ठीक है। हाँ जी, और बताओ कुछ अपने बारे में। कुछ नहीं, मेरा नाम स्वरा है। हम्म। मैं अभी 12th में गई हूँ हम्म। और 16 साल की हूँ। ठीक है, और आपके इंटरेस्ट, हॉबीज, घर में कौन कौन है, क्या करते हैं? घर में मैं, मेरे पापा और हम्म। मेरा डॉगी और मैं, ऐसे 4 लोग रहते हैं। हम्म। ठीक है, और पापा क्या मेरा करते हैं? इंटरेस्ट, पापा का बिजनेस है, सोलार बिजनेस। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है बेटा? मुझे डांस, म्यूजिक, पेंटिंग। डांस, म्यूजिक, इतने सारे इंटरेस्ट, क्या बात है। ठीक है, तो डांस की कोई स्पेशल फॉर्म या फिर जो शादी में करते हैं? नहीं, मैं भरतनाट्यम करती हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। और म्यूजिक? म्यूजिक पहले करती थी, अभी थोड़ा बंद हो गया। ठीक है, और पेंटिंग भी सेम? हाँ। हम्म। ठीक है, मैं कुछ अपने बारे में बताऊं बेटा? हाँ, माय नेम पूछो। इज पल्लवी। और मेक श्योर आप मुझे टीचर मत समझो, क्योंकि मैं टीचर की तरह रहती भी नहीं हूँ। जैसे आप फ्रेंड्स की तरह साथ रहते हो, फ्रेंड्स बनाना पसंद है आपको? हाँ, कितने सारे फ्रेंड्स हैं आपके? है बहुत, पर अच्छे नहीं है, उसमें से 5 ही अच्छे हैं। 5 ही अच्छे हैं? तो छठा मुझे बना लो। मैं ट्राई करूंगी कि अच्छा बन पाऊँ। ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको कुछ सिखाने वाली हूँ, कुछ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। अगर आपको उसमें से कोई भी चीज इंटरेस्टिंग लगती है तो आप मेरे को डांस, म्यूजिक या आर्ट में से कोई एक चीज समझाओगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को वो नहीं आती है। डन करें? चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या है, कि अगर ये किसी के पास पावरफुल है स्किल। तो वो कुछ भी कर सकता है? मतलब हॉबी टाइप। हम हॉबी कह लो, कोई स्किल कह लो, कुछ भी कह लो। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है कोई ऐसी चीज जो अगर किसी के पास हो तो कहीं भी रूल कर सकता है? वैसे तो वैसे स्किल पता नहीं, पर शार्प माइंड होना चाहिए। शार्प माइंड और होना चाहिए। हाँ जी, जो और भी अगर सामने करना है तो उसके लिए पोटेंशियल भी होना जरूरी है। पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में। हाँ, सबसे मेन तो इंटरेस्ट ही होता है ना। मन ही नहीं लगेगा तो काम कैसे करेंगे, है ना? तो वेरी गुड बच्चे। मैं आज आपको एक चीज बताने वाली हूँ। एक स्किल है जिसको हम बोलते हैं ऑन्टरप्रीनोरियल स्किल। ठीक है, अगर वो किसी के पास है ना तो वो किसी भी फील्ड में रूल कर सकता है। जैसे अगर मुझे डांस आता है, तो अगर मैं डांस का बिजनेस चलाना चाहती हूँ तो मेरे को सिर्फ डांस के लिए तो नहीं चलेगा ना कि मेरे को डांस आता है तो मैं उससे बिजनेस कर सकती हूँ, है ना? अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपना हॉस्पिटल ओपन करना है, तो मैं डॉक्टर की डिग्री से तो हॉस्पिटल नहीं चला सकती ना। टीचर हूँ, मुझे स्कूल चलाना है, तो मुझे स्कूल चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। वैसे ही बेटा, अगर हमारे पास ऑन्टरप्रीनोरियल थिंकिंग है, वो थिंकिंग क्या बोलती है कि किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, उसका सॉल्यूशन निकालना और उससे अर्न करना। तो अगर ये चीज किसी के पास है तो वो कहीं भी सॉर्टेड है। कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे कुछ आता है नहीं आता, पर अगर ये थिंकिंग मेरे पास है, ये स्किल मेरे पास है, तो मैं कहीं भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल के अर्न कर सकती हूँ, है ना? और यही चीज मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट इंक्लूडेड होते हैं। मैंने एक टर्म बोला ऑन्टरप्रीनोरियल थिंकिंग। दो टर्म्स होती है बेटा, एक होता है बिजनेस, एक होता है ऑन्टरप्रीन्योर। आपने टर्म सुनी है? बिजनेस तो हाँ, आपने सुना है। आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मेरे अकॉर्डिंग जितना आपको मतलब पता है इन सिर्फ वर्ड्स, उतना, कि बिजनेस सुन के मेरे माइंड में ये आता है, आज तक मुझे ये लगता है कि बिजनेस में ऐसा होता है, बस उतना। पेशेंस। पेशेंस, ठीक है। और बिजनेस में करते क्या है बेटा, जो हमने उसको टर्म दिया बिजनेस? जैसे मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई, तो पढ़ाई में क्या करते हैं हम? बुक्स पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, ऐसे वैसे ही बिजनेस में क्या करते हैं बेटा हम? कस्टमर्स को लाने का काम, कस्टमर्स को उनके लाने साथ का काम। ट्रस्ट बनाने का काम। वेरी गुड। और क्या करते हैं? पैसे कैसे कमाते हैं उसमें से? हम्म, कुछ समझ नहीं आया। हम्म।
बिजनेस क्या होता है बेटा? बिजनेस होता है जब हम प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर बेसिस पे सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, है ना? करेक्ट। आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विस क्या होता है? प्रोडक्ट हम्म, मतलब बताओ बताओ बताओ। मतलब समझा नहीं। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जैसे मैंने प्रोडक्ट बोला मतलब जो प्रोडक्ट। बिजनेस हम कर रहे हैं हम्म उसका प्रोडक्ट, हम्म और सर्विस मतलब वही प्रोडक्ट को सबके पास पहुंचाना। हाँ, ये चीज हमें बताई जाती है कि सर्विस क्या होता है, डिलीवरी करवाना। पर सर्विस का अलग से बिजनेस होता है बेटा। बिजनेस सिर्फ दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे या सर्विस बेच रहे होंगे। जैसे आप मुझे पे कर रहे हो, पर मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं दे रही जो आप घर लेके जा सकते हो, है ना? तो मैं आपको सर्विस बेच रही हूँ। वैसे ही बेटा बिजनेस दो टाइप के होते हैं, या तो प्रोडक्ट का बिजनेस होता है या सर्विस का बिजनेस होता है। प्रोडक्ट क्या चीज होती है? जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और खरीद के घर लेके आ सकते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, टी शर्ट, जीन्स, ये सब, है ना? और सर्विस क्या होती है? सर्विस में इंक्लूड होता है हमारी कोई स्किल या एक्सपीरियंस। स्किल जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं डांस सिखाती हूँ, मैं म्यूजिक सिखाती हूँ, तो उससे भी मैं पैसे कमा रही हूँ, वो मेरा बिजनेस है। और एक्सपीरियंस जैसे कि जोमेटो डिलीवरी करता है, वो उससे अर्न करता है। तो वो डिलीवरी हमारा एक्सपीरियंस है ना, कि हमें अच्छा लगा कि उसने अच्छे से डिलीवरी करी। या फिर मसाज पार्लर है, तो हमें वहां जाके कैसा फील हुआ, हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां जाके। तो वो चीजें आ जाएंगी बेटा सर्विस में, है ना? तो बिजनेस सिर्फ दो टाइप के होते हैं। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? जब हम प्रोडक्ट या सर्विस, या तो मैं प्रोडक्ट बेचूंगी या सर्विस बेचूंगी, है ना, उसको रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर मैंने क्यों बोला? कि मैंने सिर्फ एक दिन पढ़ाया फिर मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं, तो क्या वो मेरा बिजनेस होएगा? नहीं। नहीं ना, मुझे वो रेगुलरली करना होगा और उससे पैसे भी अर्न करने होंगे। ऐसा ना हो कि मैं रोज रोज पढ़ाते रही हूँ, जेब में मेरे 1 रुपया भी नहीं है ना? तो उससे प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो बिजनेस क्या होता है बेटा? सिंपल सी डेफिनेशन है, हमेशा से यही चलती आ रही है। जब हम प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर बेसिस पे बेच के प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। और जो बिजनेस करता है उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। अब सेकेंड टर्म जो नई है वो है ऑन्टरप्रेन्योर। वो क्या होता है? ऑन्टरप्रेन्योरशिप क्या होती है? जब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। पहले हमने प्रॉब्लम ढूंढनी है कि लोगों को प्रॉब्लम फेस क्या हो रही है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना और उससे पैसे कमाने हैं। जैसे जोमेटो है, जोमेटो ने क्या प्रॉब्लम नोटिस की होगी जब जोमेटो नहीं आया था? जोमेटो ने किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया? कि लोग जा नहीं पा रहे बाहर, तो हाँ खाना बन नहीं रहा है घर पे, तो लाने के लिए भी कोई होना चाहिए। हाँ, कि आपको ना रेस्टोरेंट तक जाना नहीं पड़ेगा, आपको लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम उसने नोटिस करी, इसको आइडेंटिफाई किया कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि व्हीकल नहीं है हमारे पास, मन नहीं है जाने का, मौसम नहीं है, ये कुछ भी, हमने इतनी दूर नहीं जाना। सॉल्यूशन क्या था? कि हम खाना उनके घर तक पहुंचाएंगे और इसी चीज से वो पैसे कमा रहे हैं बेटा। ये कंसेप्ट नया था मार्केट में, इससे पहले मार्केट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आया था ना। तो इसको बोलते हैं हम ऑन्टरप्रेन्योरशिप, और जो ऑन्टरप्रेन्योरशिप करता है उसको बोलते हैं ऑन्टरप्रेन्योर। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? ठीक है। ऑन्टरप्रेन्योरशिप क्या होता है? मार्केट में एक नया मॉडल लेके आना जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मार्केट में। और बिजनेस क्या होता है? जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, कि लाइक आपके घर के पास कोई किराने की दुकान है, मैं भी एक खोल लूं, तो वो कोई नई बात तो नहीं होगी ना। पर ऐसी चीज लेके आना जो पहले से मार्केट में नहीं है, वो होता है ऑन्टरप्रेन्योरशिप। जोमेटो एक ऑन्टरप्रेन्योर है, स्विगी ने उसको देख के कॉपी किया, वो एक बिजनेसमैन है। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? नहीं। अब मैंने आपको बताया बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस का मतलब क्या सिर्फ शॉप ओपन करना होता है कि हमने दुकान खोल दी और हमारा काम चल रहा है? नहीं। फिर क्या होता है? बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है, कस्टमर लाना, उनका ट्रस्ट बिल्डअप करना, और हम्म प्रोडक्ट्स को उस प्राइजेस पे भेजना जिस प्राइजेस में मतलब कस्टमर्स अफोर्ड कर सके, और हम्म उस प्राइस के अनुसार उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देनी। वेरी गुड बच्चे, जो आपने ये चीजें बोली ना, इसको हम एक समअप करके एक टोकरी में डाल के बोल देते हैं वैल्यू क्रिएशन देना, है ना? बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लिया, कि ऑनलाइन पेज खोल लिया और कस्टमर्स आएंगे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, तुमने खरीदना है तो खरीदो वरना मैं नहीं दे रही हूँ, है ना? वैल्यू क्रिएशन में क्या होता है बेटा? कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करनी है, उनकी लाइफ में कोई वैल्यू डालनी है कस्टमर्स की लाइफ में, तभी वो हमें चूज करेंगे दूसरे बिजनेसेस को छोड़ के, है ना? 10 दुकान है, 10 के 10 दुकान कपड़े बेच रहे हैं। अब हम ऐसा क्या अलग कर सकते हैं कि वो उन्हें छोड़ के हमें चुने, है ना? उसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन में क्या आ जाएगा? या तो हम उनका टाइम बचा रहे हैं या कन्वीनियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जोमेटो क्यों चला बेटा? क्योंकि एक तो वो टाइम बचा रहा था, दूसरा सुविधा प्रोवाइड करवा रहा था। ठीक है। जो तीसरी पॉइंट आपने बोला वो बहुत सही था,
कि हम ऐसा प्राइस पे लेके आए वो चीज कि कस्टमर अफोर्ड कर सके, कि उसे पता है कि ऑफलाइन मुझे पास्ता 200 में मिल जाएगा, तो ऑनलाइन मैं 250 या 300 दे दूंगा, 500 तो नहीं दूंगा ना उस चीज के। 500 में तो मैं खुद उठ के ले आऊंगा कि अगर इतने पैसे देने ही है तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो उस प्राइस का भी ध्यान रखना है कि हमारे कस्टमर कितना पे कर सकते हैं उस सर्विस के लिए जो हम दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए जो हम दे रहे हैं। बात समझ आई बेटा? लाइक आप भी दुकान खोल के बैठे हो और मैं भी दुकान खोल के बैठी हूँ, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि मेरी दुकान में कस्टमर्स आते हैं, मैं उनको बोल देती हूँ अंदर चले जाओ, जो पसंद आए उठा के ले आना और पे करके चलते बनना। और आपके दुकान में कस्टमर्स आते हैं, आप उनके साथ जाते हो, उनको ट्रीट करते हो अच्छे से, उनको गाइड करते हो कि ये नहीं, ये अच्छा लगेगा, इसमें ये डिस्काउंट है, इसमें ये ऑफर्स है ना। आप मेरा विजिटिंग कार्ड ले लो, अब मैं ऑनलाइन भी डालती रहती हूँ, आप वहां विजिट कर लेना। तो कस्टमर कनेक्ट हो जाता है ना आपके साथ, नेक्स्ट टाइम वो मेरी शॉप को छोड़ के आपकी शॉप पे आएगा, है ना। इसको बोलते हैं बेटा वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस में हम वैल्यू क्रिएट करते हैं तभी कस्टमर हमें चुनता है। कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं। अब हमने बात करी थी एंटरप्रेन्योरशिप की, अब उसी के कंसेप्ट समझेंगे कि उसके कंसेप्ट क्या है इन डिटेल, ठीक है। फर्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी क्या होता है बेटा? अच्छा स्पीड तो नहीं पकड़ रही मैं, क्योंकि मेरे को नहीं। आदत हो गई 2x में बोलने की, आपको लगे ना कि 2x में चली गई है मैम, तो स्लो डाउन कर देना मेरे को थोड़ा। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी क्या होता है बेटा? अपॉर्चुनिटी मतलब चांस मिलना। चांस मिलना। तो चांस वर्ड अलग क्यों रखा हमने? चांस पे डांस मारने वाला, है ना। अपॉर्चुनिटी क्या है? आपने बोला डॉगी है आपके पास, है ना? क्या नेम है उसका? शिंजो। सिंगो। शिंजो। अच्छा शिंजो, मैंने ये सुना हुआ है, शिनचैन में था मे भी, है ना। निंजा हथौड़ी। हाँ निंजा हथौड़ी, ठीक है। तो वो आपको मौका ढूंढता है परेशान करने का कि मैं कैसे इनको परेशान करूं, है ना, आसपास रहूं इनके। तो वो क्या ढूंढता है बेटा? वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कैसे अपॉर्चुनिटी। इन्वॉल्व रहे। वैसे ही अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि मौका ढूंढना। तो एक एंटरप्रेन्योर की सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है अपॉर्चुनिटी थिंकिंग, प्रॉब्लम में से मौका ढूंढना काम करने का, है ना। जैसे कि ओला है, ओला क्या है बेटा? ओला एंड उबर, नाम सर्विस सुना? देना, लोगों को यहाँ से वहाँ, एक पिकअप एंड ड्रॉप करना। हाँ टैक्सी और कैब सर्विस हम बोल सकते हैं हाँ। ना, वो देता है। तो उसने किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना, लोगों के पास अपनी व्हीकल नहीं है, या फिर है भी तो उन्होंने अपनी व्हीकल नहीं निकालनी, उन्हें टाइम बचाना है, या ड्राइव करनी नहीं आती, या फिर टैक्सी के लिए वेट नहीं करना है बहुत बहुत देर तक बाहर खड़े होके। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई करी, उसमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, है ना। अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, मौका नहीं देखते कि मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम हम सबको नॉर्मल लग रही थी ना, कि ऐसे ही तो होता है कि टैक्सी के लिए वेट करना होता है, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, नहीं तो अपने व्हीकल में जाओ। जब तक आप उस चीज का सॉल्यूशन नहीं लेके आओगे बेटा, या आप ये नहीं सोचोगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखना शुरू करोगे, तब तक वो नॉर्मल लगती है। तो आपने सबसे पहली चीज क्या डेवलप करनी है अपने अंदर, कि आसपास की चीजों में प्रॉब्लम ढूंढना स्टार्ट करो, है ना। वरना ये बहुत नॉर्मल चीज है कि आपके लिए वो प्रॉब्लम बहुत छोटी हो सकती है, शायद आपको वो प्रॉब्लम नोटिस भी ना हो, पर अगर वो सेम प्रॉब्लम 10,000 लोगों को आ रही है, तो जब सॉल्यूशन आएगा तब वो खरीदेंगे भी तो ना उसका। जैसे जोमेटो था, किसी ने सोचा था कि हाँ भाई कोई बंदा घर तक खाना पकड़ा के लेके जाएगा, किसी का काम सिर्फ ये होगा कि मैं आपका खाना देने आ रहा हूँ आपको, है ना। वरना हमारे माइंड में तो ये था कि या तो जाके लाना है, या फिर जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो अपना अपना डिलीवर करवा देंगे ऑन डिमांड। पर एक अलग से कंसेप्ट लेके आए, ये कंसेप्ट तब लेके आए बेटा जब उन्होंने नोटिस किया कि लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो पहली चीज आपने अपने अंदर क्या डेवलप करनी है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन देखना है ना। हमने कंप्लेनर नहीं बनना कि दूसरों की तरह हम भी कंप्लेंट करें, यहाँ पेन नहीं मिलता, पेंसिल नहीं मिलता, बल्कि उसको मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि अगर 10 लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो मैं इनको ला के दूंगी वो पेन पेंसिल, तभी मेरे को फायदा होएगा। बात समझ आई बेटा? हेलो। हाँ जी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्केट साइज। मार्केट साइज क्या होता है बेटे? मार्केट साइज मतलब जो, मतलब अगर एक ऐप है तो उसे कितने लोग यूज कर रहे हैं, वेरी गुड। काइंड क्या? ऑफ। अब जब मैंने आपको ना क्लास की स्टार्टिंग में बोला कि जैसे आप फ्रेंड के साथ रहते हो ना, अब मेरे साथ वैसे रह सकते हो। जब भी मैं ये पूछूं कि ये कंसेप्ट क्या होता है, मैं इसलिए नहीं पूछती कि मेरे को आंसर जानना है आपसे उससे, मैं इसलिए पूछती कि आपने कभी सुना है ये पहले। अगर नहीं सुना, आप अपनी फ्रेंड को बोल दोगे ना कि मैंने तो ये कभी सुना ही नहीं, आप बताओ मेरे को, वैसे आप मेरे को बोल सकते हो कि मैंने ये नहीं सुना कभी, है ना। क्योंकि जितना हम गेस करेंगे,
अब आप मेरे को डांस सिखाओगे, मैं बोल दूं ये वाला स्टेप तो मुझे आता है पहले से, है ना, उसके बाद मैं परफॉर्म भी ना करूँ, तो मैं तो बोल दूंगी मुझे नहीं आता, स्टार्टिंग से पकड़ के सिखाओ मुझे। वैसे ही हम यहाँ करेंगे बेटा। मार्केट साइज क्या होता है, आपने सही बोला कि जितना कस्टमर यूज करता है ना। तो मार्केट साइज क्या होता है, मार्केट साइज हमारे वो कस्टमर होते हैं, उतने एन नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं जिनके लिए हमने प्रोडक्ट और सर्विस बनाया है ना। मार्केट साइज हमारा होएगा वो लोग जितने प्रेजेंट होंगे जो वो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लड़कियों के लिए कोई टॉप बनाया, तो कितनी लड़कियां प्रेजेंट है इस धरती पे, वो मेरा मार्केट साइज है ना। इंडिया वालों के लिए कुछ चीज बनाई है, तो सारे इंडियंस मेरा मार्केट साइज है, कि उनकी जो क्वांटिटी है लाइक 2 करोड़ 3 करोड़, वो मेरा मार्केट साइज है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करना है, तो पहले उसका मार्केट साइज देखना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, बहुत अच्छा है, सर्विस आपकी बहुत अच्छी है, पर उसका मार्केट साइज ही 50 लोगों का है, तो कितना कमा लोगे आप, है ना। तो आपने प्रोडक्ट या बिजनेस ऐसा देखना है, ऐसा स्टार्ट करना है जिसका मार्केट साइज अच्छा खासा हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अमेजोन का। अमेजोन क्या है बेटा? होम डिलीवरी प्रोडक्ट्स, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। जहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। तो कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? बहुत लोग करते हैं। ऑलमोस्ट सारी कर देते हैं। अब तो बच्चों को ऑलमोस्ट भी आगे सारे। वो भी क्लिक कर देते हैं, कोई टॉय दिखा वहीं क्लिक कर दिया, मम्मी देती रहेगी पैसे। तो उनका मार्केट साइज कितना है बेटा? बहुत ज्यादा बड़ा है ना। अगर एक दिन में 1 करोड़ लोग भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट तो कहीं नहीं जा रहा, अंधा कमा रहे हैं वो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनका मार्केट साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। और आपने अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक ऐप बना दी बूढ़े लोगों के लिए कि आपकी पेंशन ना घर बैठे आ जाएगी आपके पास। पर उनके कितने एज्ड लोग हैं जो जिनको फोन भी नहीं यूज करना आता, जिनके पास फोन है भी नहीं। हमारा मार्केट साइज पहले ही कम है, क्योंकि एज्ड लोग इतने प्रेजेंट भी नहीं है आज के टाइम में, है ना। उसके बाद आधे लोगों के पास फोन नहीं है, तो और कम हो गया। आधे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज है कि इसमें से कैसे निकालूंगा भाई, मैं तो बैंक जाके ही ले आऊंगा। तो आपकी सर्विस अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, पर मार्केट साइज कम होने की वजह से आप कमा नहीं पाओगे। तो आपको मार्केट साइज का ध्यान रखना है बेटा। बात समझ आई? ओके। नेक्स्ट इज यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू से क्या समझ आता है आपको? यूनिक वैल्यू होता है कुछ अलग प्रोवाइड करवाना, है ना। मैंने आपको फॉर एग्जांपल सेम प्राइस में ना 2 सब्जियां प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको सेम सब्जी 2 अलग अलग प्राइस में, सेम प्राइस में दे रही हूँ, पर दूसरी वाली में मैंने बोल दिया कि इसके साथ है ना एक्स्ट्रा मक्खन भी आएगा, ठीक है, आप रिफिल भी करवा सकते हो इसको। तो आप कौन सा लेना प्रेफर करोगे, पहला या दूसरा? दूसरा। है ना, क्योंकि उसमें कुछ यूनिक था। जब आप कस्टमर ये सोचता है ना बेटा कि मैं सेम प्राइस दे रहा हूँ, तो अगर आप उसमें कुछ यूनिक प्रोवाइड करवाओगे तो कस्टमर आपके पास आएगा। यूनिक वैल्यू का मतलब होता है कि कुछ ऐसा प्रोवाइड करवाना जो दूसरे बिजनेसेस नहीं प्रोवाइड करवा रहे, ताकि आप स्टैंड आउट करो उनसे। नहीं तो आप नॉर्मल लगोगे कि हाँ कपड़े ही तो बेच रहे हैं। यूनिक वैल्यू में आप कोई ऐसी चीज करोगे जो आपको दूसरों से अलग करेगी, ताकि आपका नाम ऊपर आए। जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स को समझा कि मेरे कस्टमर्स मोस्टली इंडियंस है, और इंडियंस को होता है ट्रस्ट इश्यूज, तो वो ऑनलाइन पे नहीं करते हैं इतना, है ना, अनटिल एंड अनलेस उन्हें अंधा ही ट्रस्ट हो, या फिर बहुत लोगों के पास नहीं है अभी भी, और जो ऑनलाइन पे करने के लिए फैसिलिटी होती है ना, कि वो ऑनलाइन यूज नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने सीओडी लॉन्च किया था। फ्लिपकार्ट ने फर्स्ट टाइम सीओडी लॉन्च किया था, उसके बाद बाकियों ने देख देख के कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा है, तो उन्होंने भी सीओडी अवेलेबल करवा दिया बहुत सारी चीजों पे। पर फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया, इसकी वजह से उसे फायदा हुआ। फ्लिपकार्ट ने एक यूनिक वैल्यू दी ना कि आप सीओडी भी कर सकते हो, उसकी वजह से उसके जो सेल्स थी वो इंक्रीज हुई। हमने भी अपने बिजनेस में यूनिक वैल्यू देनी है, ठीक है। अगर मैं आपको अभी मौका दूं किसी चीज का बिजनेस करने का, तो किस चीज का होगा? मेरा तो ऑलरेडी एक है दिमाग में। कौन सा तो बताओ? मैं से रैंडमली मेरे दिमाग में आया था कि अभी इस जनरेशन को, जेंस जनरेशन को टी शर्ट्स का बहुत शौक है। हम्म। तो प्राइस अगर आप बाकी वेबसाइट्स पे देखोगे, शॉप पे देखोगे, तो बहुत महंगे आते हैं। हम्म। तो मेरा प्लान ये था कि रिजनेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी के और अच्छे क्लोथ्स मटेरियल के टी शर्ट्स को सेल करना। ये मेरा अभी रिसेंट प्लान था। प्लान बहुत सही है बेटा, पर आपको इस चीज में ना एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने बोला हाई क्वालिटी, पर वो हाई क्वालिटी जब आप खरीद के आओगे तो वो प्राइस आपका भी तो बढ़ेगा ना, और आपको उस पर कुछ प्रॉफिट भी रखना पड़ेगा। जब आप प्रॉफिट रखते हैं तो वो प्राइस अपने आप ऊपर चला जाता है। इसका रीजन ये है प्राइस हाई होने का, क्योंकि हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ती है।
अगर मैं नॉर्मल से टी शर्ट लेके आऊँ तो मेरा भी खर्चा कम आएगा और उसको मैं नॉर्मल प्राइस पे बेच सकती हूँ। पर अगर मैं हाई क्वालिटी लेने आऊंगी, वो मेरे को ही 200 में पड़ रही है, तो मैं कम से कम उसको 500 में तो बेचूंगी ना, है ना, ताकि प्रॉफिट पड़े। पर इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं मार्केट रिसर्च करके कि कितना क्या प्राइस है मार्केट में चीजों का, कि बल्क में कितना पड़ रहा है, और इसको हम कर सकते हैं। तो आप क्लोथिंग बिजनेस करना चाहोगे, है ना, उसका नाम बता दो कोई प्यारा सा। मैं अभी तक सोचा नहीं है। कुछ तो सोचो, अभी सोचना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, कुछ भी रख दो प्यारा सा। ऐसे फिलहाल नहीं सोचा है। क्या रख सकते हैं हम, क्या रख सकते हैं, कुछ तो रख सकते हैं। अब बिना नाम के तो क्या ही बिजनेस करूं मैं यहाँ पे। मेरे दिमाग में तो मेरे फ्रेंड ने एक आइडिया दिया था मुझे ना, ऐसे कभी हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसे उलाला बोलने की बहुत ज्यादा आदत है मुझे। हाँ, तो मैं तो सोच रही उलाला थी कि रखो वो ना, भी रख सकते हैं। तो हाँ। कुछ यूनिक जाएगा, जितना ध्यान लगेगा उस पे तो उतना वो अट्रैक्टिव होगा। और ये जेंजी वर्ड भी है तो बंदे कनेक्ट करेंगे एकदम से। तो हमारे ब्रांड का नेम क्या है, उलाला। अब उलाला पे आप ऐसी क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो कि कस्टमर्स आपके पास आए। यूनिक टी शर्ट डिजाइन्स हम्म। जो लोगों को देख के थोड़े रिलेटेबल लगे, और आपका जो एक पॉइंट पहले से यूनिक है कि मैं हाई क्वालिटी टी शर्ट रीजनेबल प्राइस पे आपको दे रही हूँ, है ना। दूसरा आपने बता दिया कि यूनिक डिजाइन, और और प्राइस भी होनी चाहिए। वेरी गुड। तो अब आप यहाँ पे कुछ यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका ओलाला बिजनेस दूसरे बिजनेस से अलग होएगा बेटा। कस्टमर्स आएंगे आपके पास, यही चीज मैं समझाना चाहती थी आपको। ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। अब रेवेन्यू क्या होता है बेटा, रेवेन्यू होता है टोटल नंबर ऑफ इनकम, कि हमने 10 टी शर्ट बेच के कितना कमाया। उसमें से हमने कॉस्ट अभी तक नहीं काटी, कुछ भी नहीं काटा, कि मैंने एक टी शर्ट का प्राइस है मेरे 10 रुपए, 10 टी शर्ट बेच के मैंने 100 रुपए कमा लिए। अब 100 रुपए से मैंने खर्चा नहीं काटा, कुछ नहीं काटा, तो 100 रुपए मेरा क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ। और रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, वो स्ट्रेटेजी, वो तरीका जिससे आप पैसे कमाओगे। हर स्टार्टअप की एक अपनी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होती है ना, कि मैं इस तरीके से पैसे कमाता हूँ, मैं इस तरीके से पैसे कमाता हूँ। और अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर का मतलब वही है, कोई ऐसी चीज करना जो किसी ने पहले नहीं करी थी, है ना। और अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो उसमें रिस्क भी है कि क्या पता कस्टमर्स को पसंद आए या ना आए। उस स्टेज पे अगर आपकी सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रेटेजी है तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, कि मेरे को एक ही साइड से पैसे आ रहे हैं, अगर वहां से आने बंद हो गई तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा मार्केट में। तो हमारी 2-3 रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होती क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होती है। जैसे हमारा जो बिजनेस है वो कपड़ों का है, तो हमारी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या है कि हम प्रोडक्ट बेचते हैं और हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, वो तरीका जिस तरीके से आपके पास पैसा आएगा। अच्छा, नेटफ्लिक्स की रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या है, नेटफ्लिक्स कैसे पैसे कमाता है। नेटफ्लिक्स पता है ना आपको, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। हाँ, हाँ, तो वो कैसे पैसे कमाता है। वो मतलब ऑलमोस्ट तो मूवीज उस पे ही रहती है, मतलब हम्म, उनका स्ट्रेटेजी है कि लोगों को थिएटर में ना जाकर घर पे ही मूवीज दिखाना, ये उनका ये तो काम है। उनका आइडिया है ना बेटा। रेवेन्यू आइडिया, हाँ। स्ट्रेटेजी क्या है कि वो पैसे कैसे कमाते हैं अपने पास से। मतलब नेटफ्लिक्स को घर हाँ, तो चलाना पड़ेगा, अपना दाल चावल तो उसे भी खाने पड़ेंगे, तो वो पैसे कैसे कमाता है। नहीं पता। आपको आपको नेटफ्लिक्स यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है हाँ, ना, पे पता। करते हो ना उसको आप। तो सब्सक्रिप्शन उसका रेवेन्यू स्ट्रेटेजी है कि लोग मुझे यूज करने के लिए मुझे पे करेंगे। ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन उसका रेवेन्यू स्ट्रेटेजी है। अच्छा, जोमेटो कैसे पैसे कमाता है। डाइनिंग जो भी सब्सक्रिप्शन होता है उससे। डाइनिंग सब्सक्रिप्शन लेते हो आप जोमेटो पे। मतलब डाइनिंग वाला एक अलग होता है ना, जहाँ पे आपको कुछ परसेंट वहां से जोमेटो को भी जाता है और जो रेस्टोरेंट है वहां भी जाता है। अच्छा, हम डाइनिंग भी बुक कर सकते हैं जोमेटो से। हाँ। चलो, वो तो ये हो गया कि 10 में से 5 बंदों ने कर लिया, कभी कभी जाना पड़ गया, तो वो उसके बेसिस पे तो सिर्फ टिकेंगे नहीं, है ना। वो उनकी एक रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होगी। दूसरी क्या होगी बेटा, जो उनकी रेगुलर है, जो उनकी मेन है, कि वो दिन में 10 ऑर्डर डिलीवर करते हैं, उससे भी तो कुछ कमाएंगे ना। तो वो कमाते कैसे हैं उसमें से, सही बोल रहे थे आप। डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी बॉय को जाते हैं, वो डिलीवरी तो बॉय के लिए होते हैं। पता नहीं। वो कमीशन लेते हैं शॉपकीपर से, क्योंकि जोमेटो की वजह से उनका भी फायदा हो रहा है। जहां उनकी हाँ, एक प्लेट बिकती थी पास्ता की, अब उनकी 10 बिक रही है,
तो वो उनसे कमीशन लेते हैं कि अमाउंट हम बता देंगे, आपकी इतना बिकेगा तो आप मेरे को 2%, 5% पर ऑर्डर मुझे पे कर देना। तो कमीशन, और जो डाइनिंग वाला आपने बोला उसमें भी कमीशन ही है, तो कमीशन उनकी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी है बेटा। दूसरी बात, जोमेटो में एड्स भी आती है दूसरे ब्रांड्स की, है ना, तो वो एड उनकी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी हुई। बात समझ आई ना बेटा? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होती है कि ताकि हम कमाएं। ठीक है, अब एक चीज पे टिके रहेंगे ना हमेशा, तो वो फेल हो सकता है। अगर हम एक स्टार्टअप है तो एक टाइम के बाद, जैसे हम बोल रहे हैं कि बिजनेस है, बिजनेस क्या होता है कि किसी और का मॉडल उठा के उसी पे बिजनेस करने लग गया, तो उसमें हमें पता है कि ये ऐसे कमा रहे तो मैं भी ऐसे कमाने लग जाऊंगा। पर जब हम स्टार्ट करते हैं कोई नई चीज, तब हमें नहीं पता ना हम कैसे कमा पाएंगे, किस चीज से ज्यादा कमा पाएंगे। अगर वो आनी बंद होगी तो हम दूसरे किस चीज से कमा सकते हैं। बात समझ आई ना बेटा? तो रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होती है वो तरीका जहां से आप पैसे कमा पाओ। ठीक है, तो आपकी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। हमें ये पता है प्रॉब्लम क्या है, हमें ये पता है सॉल्यूशन क्या है, हमें ये पता है काम कैसे करना है। हमें यही नहीं पता हमारी जेब में पैसा कैसे आएगा, तो काम कैसे करेंगे, है ना? सिर्फ वो करते रहेंगे तो हम तो समाज सेवा की आपकी तो हेल्प कर रहे हैं, हमें ही नहीं पता हमारी जेब में पैसा कहाँ से आ रहा है। चलो हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं, बिजनेस बनाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ, सॉल्यूशन बताने का ट्राई करना कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के नोट्स गुम हो जाते हैं, कि नोट्स बनाने में आलस आता है। मैं एक बैक बेंचर हूँ, मेरे को नोट्स बनाने में आलस आता है बहुत ज्यादा। जो नोट्स मैंने रो पीट के बनाए भी थे, एग्जाम के टाइम में मेरी कॉपी गुम हो गई, मुझे नहीं पता कहाँ गई। तो अब मुझे नोट्स चाहिए हुए, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं कि अपनी राइटिंग तो समझ नहीं आती है, ऐसा लगता है डॉक्टर ने लिखी है, तो मेरे को टॉपर्स के नोट चाहिए। अब बताओ क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं उनको? तो अभी रिसेंटली तो बहुत सारे ऐप्स है, ब्रेनली, नहीं, साला हमें डॉट कॉम। उन एप्स का नहीं देखना, हम अपनी ऐप बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे? तो ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हमने लिखा था, वो हम्म। लिखते समय आप उसका फोटो अपलोड कर सकते हो, और फिर वो उसके जनरेटेड मतलब नोट्स जनरेट करेगा। और वो हम्म। उसको आपको एक नेम देना पड़ेगा, वो नेम से वो स्टोर हो जाएगा। तो अगर आपको हम्म। कहीं भी जरूरत पड़ती है तो आप डिजिटली उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम बाकी सारे टॉपर से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने नोट शेयर कर दो हमारे साथ, और अगर किसी बच्चे ने आपका नोट परचेज किया तो हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे एज अमाउंट, है ना? तो अब हम इसमें पैसे कैसे कमाएंगे, हमारी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? इसमें अ, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हम उसे उसके चार्जेस ले सकते हैं, पहली बात तो। ठीक है, आपने बोला किसी ने और नोट चाहिए तो उसे परचेज करना पड़ेगा। पर हाँ। जैसे मैंने बोला कि मैं तो बैक बेंचर हूँ, है ना, मेरे को ट्रस्ट इजिली नहीं होता, मुझे एक बार तो नोट्स देखने हैं कि क्या मेरे को समझ आ भी रहे हैं, या फिर मेरे पैसे जो मैं आइसक्रीम में खाने वाली थी वो वेस्ट हो गए हैं। फिर ट्रस्ट कैसे जीतोगे आपकी कि हाँ समझ आ रहा है, आप ले सकते हो नोट्स? अ, कैसे जीत सकते हैं ट्रस्ट? अच्छा, जैसे आपने अभी जूनियर एमबीए देखा था, आपको जूनियर एमबीए के बारे में कहाँ से पता चला था? मेरे पापा ने बताया था। पापा ने बताया था। तो अगर मैं आपको सीधा बोल देती कि पे मी, क्या आप कोर्स लेते? नहीं। नहीं, चाहे वैल्यूएबल भी है कोर्स, पर आप नहीं लेते ना। आपको एक बार देखने के लिए कि टीचर कैसी है, समझ आ रहा है मुझे, नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हैं, आपको एक डेमो सेशन चाहिए था। वैसे ही हम अपने उसमें डेमो नोट्स दे सकते हैं कि आपको एक चैप्टर फ्री का दे देंगे, बाकी चैप्टर्स हम आपके पेड है। ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको एक चैप्टर समझ आ रहा है तो आप बाकी चैप्टर्स के लिए पे कर दो। इस मॉडल को बोलते हैं बेटा प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम, कि पहला का कुछ पार्ट फ्री, उसके बाद जो प्रीमियम फैसिलिटीज है वो आपको पे करनी पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज यूज कर रही है, जैसे स्पॉटिफाई प्रीमियम यूज करती है कि बेसिक मॉडल आपका फ्री है, उसके बाद अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए, प्रीमियम स्टेजेस चाहिए, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। यूट्यूब प्रीमियम पे वर्क करता है ना? बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्रीमियम पे वर्क करती है, तो हम उस पे पैसा कमाएंगे एक तो। ठीक है, कि हम प्रीमियम मॉडल है हमारा, और जो स्टूडेंट्स है वो नोट्स के लिए हमें पे करेंगे। ठीक है, दूसरा हम कमीशन से कमाएंगे। कमीशन किससे? टॉपर्स से कमीशन ली हमने, है ना, कि अगर आपको हैंड प्रिंटेड नोट्स कोई स्टूडेंट्स डिमांड करता है तो आप उसको डिलीवर करवा देना, जितने आपके चार्जेस है आप ले लेना, हमें बस पे कर देना कुछ कमीशन, क्योंकि हमारे ऐप के थ्रू ही तो वो स्टूडेंट आप तक पहुंचा है ना, आपका भी फायदा हो जाएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा। तीसरा, हम ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारे जो ये है ऐप है उसमें अपनी एड्स रन करो। हमारे जो ऐप है उसमें बच्चे आते हैं, 10,000 2,000 बच्चे विजिट कर लेते हैं, कि खोल के देख लेते हैं कि क्या कुछ है ऐप में,
ठीक है, चाहे फ्री मॉडल के लिए बोलो चाहे कुछ भी बोलो, तो एड्स रन करेंगे तो उनका भी फायदा होगा कि प्रोडक्ट सामने आए। तो हमारे 3 मॉडल हो गए बेटा, एक तो है प्रीमियम, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, सब्सक्रिप्शन सेम ही की वो करते हैं, कमीशन बेस्ड हो गया, और एड्स हो गए। तो अब हमारे पास अलग अलग मॉडल है जहां से हम कमा रहे हैं, है ना। तो ये फायदा होता है बेटा रेवेन्यू स्ट्रेटेजी जानने का, कि हम पैसा कहाँ कहाँ का से कमाएंगे। जैसे आप टी शर्ट सेल करोगे, एक तो सीधा का मॉडल है कि हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कस्टमर्स हमें पैसे दे रहे हैं। दूसरा, इन केस आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उस चीज का, वहां से व्यूज आ रहे हैं, यूट्यूब आपको पे करेगा उस चीज के लिए। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर है वो आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है, ठीक है, तो आप उससे भी चार्जेस ले सकते हो। मतलब बहुत सारे एन ऑप्शंस खुल जाते हैं जब हम रेवेन्यू स्ट्रेटेजी को देखते हैं क्या होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज ब्रांड पावर। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, ब्रांड क्या होती है बेटा? ब्रांड मतलब ब्रांड मतलब किसे बोलते हैं हम ब्रांड? कि ब्रांड और लोकल, ये लोकल है ये ब्रांड है, उसको ब्रांड क्यों बोलते हैं? ब्रांड मतलब जो लोगों ने अभी फिलहाल देखे हुए हैं, जैसे मॉल्स में लगते हैं, तो हाँ, उन्होंने उतना ट्रस्ट बिल्डअप करा और उन्होंने अपना बिजनेस को उतना हाई लेवल पे लेके गए, तो इसे वेरी एक गुड। ब्रांड कह सकते हैं। ठीक है, किसी टूथपेस्ट का नेम बताना। कोलगेट। कोलगेट। ठीक है, किसी नूडल्स का नेम बताना। नूडल्स का जो 2 मिनट मैगी। में बन जाते हैं, हाँ देखा, मेरे को पता था यही आएगा। अब यही क्यों याद है आपको, बाकी क्यों नहीं याद? टूथपेस्ट भी इतने सारे हैं ना, क्यों सेंसोडाइन हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, दंत कांति हो गया, यही क्यों याद आया आपको? और मैगी का तो एक बहुत बड़ा छोटा भाई है yippee, वो क्यों नहीं याद आया आपको? क्या रीजन है इसके बिकॉज पीछे? वो बहुत ज्यादा हमने यूज किया है, हम्म। और वही हमने देखा है। वेरी गुड बच्चे। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है प्रोडक्ट और सर्विस का ऐसा नाम जो लोग याद रखते हैं, है ना। ब्रांड, उसका लोगो, उसकी टैगलाइन, जैसे डर के आगे जीत है, आपको पता है ये ड्यू है ना। मैकडी क्या होता है? आई एम लविंग इट, आपको पता है ये मैकडी है। तो ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट और सर्विस का ऐसा नेम, लोगो, टैगलाइन जो लोगों को याद रहता है। अब उसको याद करवाने के पीछे बेटा 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है ट्रस्ट, दूसरा होता है इमोशनली कनेक्ट करना कस्टमर्स को, है ना। ट्रस्ट कैसे जीता जाता है? उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवा के। ठीक है, कोलगेट आपको सिर्फ नाम की वजह से तो नहीं पसंद ना, पहले यूज करके देखा होगा कि क्वालिटी अच्छी लग रही है, मैगी का टेस्ट अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको पसंद है ना। तो ट्रस्ट कैसे जीता जाता है? उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवा के। अब एक बार तो कस्टमर हमारे पास आ गया, उसको ट्रस्ट हो गया, अब उसको इमोशनली कैसे कनेक्ट करना है अपने साथ कि वो बार बार हमें ही सिलेक्ट करे। ठीक है, वो तरीका होता है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, कि हम बार बार टीवी में उनके सामने आ रहे हैं, बार बार जितनी बार भी वो कोई नूडल देख रहे हैं वो मैगी ही है ना। तो आपके माइंड में जब भी नूडल्स खाने का मन करता है डायरेक्ट मैगी निकलता है। पेप्सोडेंट को आप देखते हो, कोलगेट को आप देखते हो, जो भी आप देखते हो और यूज करते हो वही आपके माइंड में आता है। तो इमोशनली कैसे कनेक्ट किया जाता है बेटा? बार बार आपके सामने आके, आपको ऑफर्स देके, आपको डिस्काउंट्स देके, कस्टमर सर्विस आपको अच्छी देके। ऐसा ना हो ना कि आप किसी ब्रांड की टी शर्ट लेके आए हो, आपको कोई दिक्कत आई, आपने जाके कंप्लेंट करी और उन्होंने मना कर दिया कि हम सुनेंगे ही नहीं आपकी, तो क्या अगली बार से आप उनके पास जाओगे? है नहीं। ना। तो आप उनको बोलोगे कि इतने पैसे भी देके आई मैं, और मेरे को कोई फायदा भी नहीं हुआ। वहीं आप एक ब्रांड की टी शर्ट लेके आए, कोई प्रॉब्लम आ भी गई माइनर सी किसी रीजन की वजह से, आप गए, आपने जाके कंप्लेंट करी, उन्होंने साथ के साथ या तो रिफंड कर दिया या आपको दूसरी टी शर्ट दे दी, और आपको अपोलोजाइज भी किया कि मे बी प्रोडक्शन में मिस्टेक होगी। तो ब्रांड वैल्यू बनी रहती है ना, कि आपका ट्रस्ट अभी भी उस ब्रांड पे है, कि हो जाता है एक आधी बार दिक्कत पर मैं जाऊंगी इसी पे। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। जो ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ब्रांडिंग करना आपने। ठीक है, कि ब्रांड तो सिर्फ नेम हो गया, फेस हो गया ब्रांड का, है ना। ब्रांडिंग होता है पीछे का बैक एंड का काम, जो उस ब्रांड को बड़ा बनाता है, कि ट्रस्ट कर लिया और कस्टमर्स को इमोशनली कनेक्ट कर दिया अपने साथ। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? नहीं। मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ तो कुछ समझ ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको समझ आ जाए कि मैं करवाना क्या चाह रही हूँ। तो ब्रांड क्यों जरूरी है बेटा? आपने जितना हम इसका ब्रांड के पीछे ना लॉजिक होता है कि उसका नेम ऐसा रखना, उसका लोगो ऐसा रखना जिसके साथ लोग कनेक्ट करें, है ना। अमूल की है ना एक टैगलाइन है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया सुनते ही ना लोग कनेक्ट कर जाते हैं कि अच्छा ये तो हमारी बात ही हो रही है। तो हमारे हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझ के यूज करनी है, कि हमने टैगलाइन ऐसे रखनी है। अच्छा, कलर्स भी लोग रेंडमली चूज नहीं करते, उसके पीछे भी कलर थ्योरी होती है जो ह्यूमन माइंड को हिट करती है। जैसे कि ग्रीन कलर आप किस चीज पे देखते हो मोस्टली? जो हेल्दी होती है या जो नेचर से रिलेटेड होती है ना।
ब्लैक कलर हम ज्यादातर उस चीजों पे देखते हैं जो महंगी होती है, लाइक प्रीमियम फील देती है जो। तो ये कलर थ्योरी होती है कि हर कलर का अपना अलग अलग मीनिंग होता है, और उस कलर थ्योरी को याद रखते हुए जो कंपनीज है वो लोगो बनाती है। तो हमने भी सेम चीज करनी है अपने ब्रांड के लिए। आपने देखा सैमसंग अगर ऐसा होता राजू मोबाइल स्टोर, तो कोई ले रहा होता, है ना। तो हमें अपना ब्रांड का नेम ऐसे ही रखना है जैसे हमने अभी रखा उलाला। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही बेच देते, आपका नेम क्या है बेटा, स्वरा, स्वरा। स्वरा। हाँ, मीनिंग क्या है इसका, बड़ा प्रीति सा नेम है, मैंने पहली बार सुना है। म्यूजिक से रिलेटेड। क्या बात है, बचपन से ही पापा को पता था। अच्छा, स्वर, वो पापा भी स्वर होता है जो। म्यूजिशियन है। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी प्रिटी नेम। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है ना कि हमें ब्रांड अपना अच्छा बनाना है। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है आईफोन की। आईफोन पता है आपको, ऑब्वियसली, है ना। तो लोग कितना पे करते हैं उसके लिए, क्या प्राइसेस है बेटा उसके। बहुत है। 1 लाख से स्टार्ट होता है जब वन न्यू लाख टू लॉन्च लाख होता है है ना। तो। लोग इतने पैसे क्यों दे आते हैं उसके पीछे। क्योंकि उसकी कैमरा क्वालिटी और हम्म। मोस्ट प्रोबेबली कैमरा क्वालिटी के लिए ठीक जाता है, है लोग। दो तीन क्वालिटीज मैं आपको उसकी बताती हूँ। कैमरा क्वालिटी अच्छी है उसकी, प्रोसेसर अच्छा है उसका, मेमोरी अच्छी है, और प्राइवेसी अच्छी है उसकी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है बाकी एंड्रॉइड से। तो आपने बोला कि ये क्वालिटीज है, अब मैं आपको सेम क्वालिटीज दो तीन फालतू दे दूंगी, सेम क्वालिटीज वाला फोन लाके आपको दे दूं, पीछे लोगो नहीं होएगा आईफोन का, क्या आप मुझे 1 लाख रुपए दे दोगे। क्यों, सेम क्वालिटीज है, इतनी मस्त फोटो आएगी ना, फिर क्यों नहीं दोगे। क्योंकि ट्रस्ट है एप्पल पे, जो वेरी हमने गुड। रिव्यू सुने हैं तो उसके हम्म। हिसाब से। क्योंकि आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं होएगा, है ना, कि मैम आप पैसे लेके भाग गए, पीछे इस फोन में कुछ दिक्कत हो गई, या फेक है या रियल है, इसमें जो चीजें यूज हुई है। वहीं आपको आईफोन पे ट्रस्ट है बेटा, इसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू, जिसके वो इतने ज्यादा चार्जेस करते हैं। आईफोन बनाने में इतने पैसे नहीं लगते, वो अपनी ब्रांड वैल्यू के पैसे मांगते हैं, ताकि लोगों को लगे कि एक प्रीमियम चीज यूज कर रहे हैं हम, एक स्टैंडर्ड वाली चीज यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये फायदा होता है बेटा ब्रांड का, ब्रांडिंग का और ब्रांड वैल्यू का। कोई कंफ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केटिंग की भी। मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग ब्रांड्स को अप्रोच करना। ब्रांड्स को, कौन से ब्रांड्स को अप्रोच करना। हमारा खुद का ब्रांड है, हम उलाला की मार्केटिंग करेंगे। क्या होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग वर्ड सुना है, वर्ड सुना है कभी, मार्केटिंग हाँ, होती है। वर्ड सुना ठीक है। है। तो मार्केटिंग में ना, मोस्टली हमारे माइंड में मार्केटिंग सुनते ही क्या आता है कि एडवर्टीजमेंट करना, है ना, कि अपने बारे में बताना। वही एडवर्टीजमेंट बेटा थोड़ी अलग चीज होती है। मार्केटिंग वास्ट कंसेप्ट है, एडवर्टीजमेंट थोड़ा सा कम कंसेप्ट है। एडवर्टीजमेंट होती है जो आपको टीवी में दिखती है, न्यूज़पेपर में दिखती है, बस, है ना। मार्केटिंग होती है किसी भी तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस और अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता पाना, किसी भी तरीके से, चाहे कुछ दिखा के बता दिया, कुछ सुना के बता दिया, कुछ फील करवा के बता दिया, किसी भी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस के बारे में लोगों को बता पाए कि हम ये चीज करते हैं, वो सारा पार्ट आ जाएगा हमारा मार्केटिंग में। अब कंपनीज मार्केटिंग करती कैसे है। ठीक है, टीवी में एड चला दी, न्यूज़पेपर में एड रन कर दी है, हमारे पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बिल बोर्ड्स, इंस्टाग्राम पे आ जाए तो सोशल मीडिया पे आपको रील्स दिखती है, यूट्यूब पे रील्स दिखती है, जितनी भी पोस्ट दिखती है वो सारा किसका पार्ट होता है, हमारा मार्केटिंग का होता है ना। कि कस्टमर्स को पता चल गया कि ऐसे ऐसे करके बिजनेस है और ये बेच रहा है, वो हमारा मार्केटिंग में आता है। अब मार्केटिंग का फायदा क्या होता है बेटा, हमने कस्टमर्स को बता दिया, हम कस्टमर्स तक पहुंच गए, तो हमारे कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, हमारे ब्रांड का नाम हाईलाइट होएगा, हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। वहीं अगर हम मार्केटिंग ना करें तो डिसएडवांटेज क्या होंगे। कस्टमर्स नहीं आएंगे। हाँ, और कस्टमर्स नहीं आएंगे, और ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारा ब्रांड एग्जिस्ट करता भी है करके। हाँ, क्योंकि अगर आपने उलाला बना दिया और आपने उसकी मार्केटिंग नहीं करी, क्या मुझे यहाँ बैठ के पता चलेगा कि आप टी शर्ट सेल कर रहे हो इतने कम प्राइस पे, और मुझे नहीं पता चलेगा, तो मुझे जिसका पता होगा मैं उसके पास जाऊंगी। तो मार्केटिंग एक करेक्ट। तरीका होता है बेटा, जितनी मार्केटिंग आपकी स्ट्रांग होगी उतने कस्टमर आपके ग्रो करेंगे, क्योंकि कस्टमर्स को ऑप्शंस चाहिए। उसको टी शर्ट्स तो लेनी है, पर जब तक आप उसे बता नहीं पाओगे ना कि मैं कम प्राइस पे दे रही हूँ, वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है बेटा। तो ये मार्केटिंग के फायदे होते हैं, मार्केटिंग करते कैसे, मार्केटिंग के डिफरेंट चैनल, स्ट्रेटेजी आपको सिखाई जाएंगी सारी। ओके। ब्रांड टेक्नोलॉजी एडवांटेज, टेक्नोलॉजी और बिजनेस कैसे इंटर रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी और बिजनेस, बिजनेस। टेक्नोलॉजी मतलब जो भी अभी अपन मतलब वेबसाइट्स बना रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, तो वो सारी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है।
तो वो बिजनेस में क्या रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी? वेबसाइट बनाना, उस वेबसाइट से क्या होता डिलीवरी है फिर? एप्स बनाना, लोग शॉप कर सकते हैं अपने ब्रांड के थ्रू। वेरी गुड। वो हमारा काम इजी कर देती है, हमें ग्रो करने में हेल्प करती है ना बेटा? टेक्नोलॉजी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, उसकी स्पीड इंक्रीज करती है, उसके कस्टमर्स बढ़ाती है, उसका स्केल इंक्रीज करती है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हम नॉर्मल टेक्नोलॉजी का भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे और बाकी बिजनेसेस के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। हम वो काम मैनुअली कर रहे होंगे, वही वो टेक्नोलॉजी से कर रहे होंगे, तो कस्टमर्स भी उनके पास ही जाएंगे जो नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जैसे फोन पे और पेटीएम है, क्या है बेटा ये? पेमेंट ऐप है, हाँ, पेमेंट व्हाट्सएप ऐप है ना। जब पेमेंट कर सकते स्टार्टिंग में आई थी तब लोग इतना यूज नहीं कर रहे थे, तब कैश कैरी कर रहे थे, तो बिजनेसेस ने भी इनको इतना अवेल नहीं किया था। पर जब से यूपीआई आया था कि क्यूआर कोड से आप स्कैन करके पे कर सकते हो, तब से सारे लोग यूज करने लगे। उनको देखते हुए सारे बिजनेसेस ने अपना क्यूआर कोड लगा दिया अपनी दीवारों पे, है ना, कि अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। आज के टाइम पे अगर आप किसी बिजनेस पे जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, मैं कह रही टॉफी लेने भी जा रहे हो, और उसके पास क्यूआर कोड नहीं है, क्या आप अगली बार से जाओगे उसके पास? हैं। उसके कस्टमर्स कम हो जाते हैं ना कंपैरेटिवली दूसरों से जिनके पास है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसके कस्टमर्स का ना आना भी उसका लॉस है। वही हम बात करते हैं बेटा इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, है ना? तो आज के टाइम पे सारे बिजनेसेस ऑनलाइन प्रेजेंट है। अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो कस्टमर्स को उसके बारे में नहीं पता है, तो कस्टमर्स उसके पास नहीं आ रहे हो, जो प्रेजेंट है उसकी रीच इंक्रीज हो रही है, तो उसका फायदा हो रहा है ना, उसको ग्रो करने में हेल्प हो रहा है। तो अगर हम भी अपना बिजनेस करते हैं ना बेटा, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजीज को अच्छे से यूज करना है। एआई आ रहा है, एआई का यूज करो, है ना? जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको यूज करना है ताकि हम ग्रो कर सके आगे और दूसरे बिजनेस से अलग हो सके। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी तो कम से कम बेसिक नेसेसरी जो आज के टाइम में सर्वाइव करने के लिए जरूरी है उनको जान लेना अपने बिजनेस के लिए। ओके। नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड टीम। टीम क्या होती है बेटा? टीम मतलब अगर मेरा ब्रांड है तो फिर हम्म वहाँ पे जो टीम जो ऑर्डर्स लाने का काम करेगा, ऑर्डर हम्म सप्लाई करने का काम करेगा, पैक करने का काम करेगा। टीम और ग्रुप में क्या फर्क होता है? हम्म, टीम और ग्रुप अलग अलग वर्ड होता है ना। ग्रुप होता हाँ, है सिर्फ झुंड इकट्ठा हो रखा है और अपना अपना काम कर रहा है, कोई कॉपी काम कंप्लीट करेगा। कर रहा है, कोई एसएसटी याद कर रहा है, कोई मैथ याद कर रहा है, मतलब साथ में बैठे हुए हैं। वही टीम क्या होता है बेटा? जो टीम के मेंबर्स है वो एक एंड गोल की तरफ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, उसके रिलेटेड अलग अलग काम कर रहे हैं, पर वो अलग काम मिलके प्रोजेक्ट बनाएगा। जैसे किसी को बोल दिया चार्ट ले आओ, किसी को बोल दिया ड्राइंग कर दो, किसी को बोल दिया स्केचिंग कर दो, किसी को बोल दिया कि इस पे कुछ पेस्ट कर दो, तो सारी टीम मेंबर्स मिलके एक एंड गोल की तरफ काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टीम। और बिजनेस में टीम का क्या रोल होता है? आप बिजनेस कर रहे हो, आप अकेले तो नहीं कर सकते हो, आपको अपनी टीम चाहिए। चाहे छोटे लेवल पे आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली को लो, पर वो भी आपकी टीम है। टीम के हेड को बोलते हैं हम लीडर बेटा। हमारे बिजनेस का लीडर होगे आप। और लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि अपनी टीम को अच्छे से हायर करना, उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आपने कस्टमर हैंडलिंग का काम किसी ऐसे बंदे को दे दिया जिसको गुस्सा आता है ज्यादा, तो क्या वो कस्टमर हैंडल कर सकता है अच्छे से? आपने मार्केटिंग का काम उसको दे दिया जिसको मार्केटिंग आती ही नहीं है, तो क्या वो करेगा अच्छे से? पर वो आपको नहीं बताएगा क्योंकि आपने उसको हायर कर लिया है, उसको तो पैसे चाहिए। ये चीज देखनी है आपने। इसको बोलते हैं बेटा लीडरशिप क्वालिटी, कि हमने उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग अच्छी टीम हायर करी है, अच्छे लोगों का साथ हमने लिया है। जितनी टीम आपकी स्ट्रांग होगी ना, उतना काम आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको उतना सिरदर्दी नहीं लेनी पड़ेगी हर काम की। वो अपना काम अच्छे से करेंगे, आपको सिर्फ एंड गोल देखना है अपना। तो लीडरशिप क्वालिटीज में क्या आ जाता है कि एक तो अपनी टीम अच्छे से हायर करनी है आपने, दूसरा आपको उनसे काम निकलवाना आना चाहिए, है ना? ऐसा ना हो कि आप सातों के सातों दिन उनको दिहाड़ी पिटवाई जा रहे हो कि सातों के सातों दिन काम करो आके मेरे यहाँ पे, 8वें दिन वो आए ही ना, है ना? क्योंकि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपसे, आपके अंडर काम करके। तो आपको उनसे काम निकलवाना आना चाहिए कि कब मैंने इनसे हार्डवर्क करवाना है, कब इनको मोटिवेट करना है काम करने के लिए, कब इनको फ्री छोड़ देना ताकि ये थोड़ा फ्रेश माइंड हो। इसी रीजन की वजह से बेटा, जैसे कंपनीज में होती है, पार्टीज होती है ना, हैप्पी फ्राइडे होता है, उनको टूर पे ले गए। रीजन यही होता है कि उनकी टीम वापिस आके अच्छे से मोटिवेट होके काम करे। तो लीडरशिप क्वालिटीज में ये सारी चीजें आ जाती है, और टीम इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि टीम वो चीज होती है जो स्मार्टली कोऑर्डिनेट करके आपके बिजनेस के एंड गोल की तरफ काम करेगी। कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट इज इनोवेशन। बेटा एक सेकंड रुकोगे, मैं चार्जर ऑन कर दूं लैपटॉप का, बस एक सेकंड। हाँ जी, इनोवेशन क्या होती है बेटा? इनोवेशन मतलब कुछ चीजें हम्म, कुछ चीज को इन्वेंट करना। हाँ, कोई नई चीज इन्वेंट करना है ना। पर बिजनेस में ना इनोवेशन की दो टर्म्स आ जाती है। या तो ऐसा कोई प्रोडक्ट और सर्विस लेके आना जो पहले से मार्केट में नहीं था, या जो पहले से मार्केट में है उसमें नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके उसको नया बना देना। जैसे कि जब पहली बार टीवी आया होगा तो वो एक इनोवेशन थी कि डब्बे के अंदर इंसान दिख रहे हैं, तो वो एक इनोवेशन थी। पर उसके बाद इनोवेशन क्या हुई बेटा कि ब्लैक एंड व्हाइट से उसको कलर टीवी बनाया, कलर टीवी से एलईडी, एलईडी से एलसीडी, एलसीडी से एलईडी, वट। पर वो भी एक इनोवेशन थी। फ्रिज से हमने स्मार्ट फ्रिज बनाया, फैन से हमने स्मार्ट फैन बनाया। तो ये सारी चीजें आ जाती है इनोवेशन में। और इनोवेशन आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। आप अपने बिजनेस में जितना इनोवेट करोगे उतना आपकी ग्रोथ में हेल्प होगी। हाँ जी, क्या समझ आया आपको? समझ ये आया कि मतलब बिजनेस के रिलेटेड सब समझना है कि क्या है। और कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे नहीं पता थे, जो अभी मुझे आपने बताया तो समझ में आया कि ये भी हाँ, बिजनेस में इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। और इनोवेशन के मैंने दो पॉइंट्स बताए बेटा। बिजनेस में आप जितना ज्यादा इनोवेट करोगे उतना आपको ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। जैसे जिसने पहली बार स्मार्ट फ्रिज इन्वेंट किया होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। जैसे जिसने पहली बार कस्टमाइज टी शर्ट इन्वेंट करी होगी कि आपका प्रिंट हम डिजाइन करके देंगे, उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो आपको अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन लेके आनी है अगर आपको ग्रो करना है तो। अच्छा, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजाइलेंस और रिजिलियंस भी बोल देते हैं हम इसको, रिजाइलेंस भी बोल देते हैं। ये क्या होता है? क्या होता है बेटा? नीचे नहीं पता। पॉइंट लिखा हुआ है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप क्या होता है? हार ना मानना, कभी भी हार नहीं मानना। हाँ, एक सेकंड पानी पी लूं मैं। आप बोलोगे दो बार मैम ने डिस्टर्ब कर दिया, बस एक सेकंड। हाँ जी बेटा, मेरी कफ ऐसी अगर मैं करने लग जाऊं ना रुकती नहीं है जब तक पानी ना पीऊं। ठीक है। रिजाइलेंस क्या होता है बेटा? नेवर गिव अप। ये बिजनेस में क्यों जरूरी है कि बिजनेस क्या बोलता है कि आपको हार नहीं माननी। अप्स एंड डाउन आपके बिजनेस में आएंगे, पर अगर आपने हार मान ली तो आप लॉस में चले जाओगे, बंद कर दोगे बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिजनेस में फर्स्ट मंथ बहुत अच्छी सेल हुई, सेकंड मंथ बहुत अच्छी सेल हुई, थर्ड मंथ सेल्स डाउन आ गई, तो क्या आप बिजनेस बंद कर दोगे? नहीं, फिर क्या करोगे? लॉस भी हो रहा है। पेशेंस रखूंगी क्योंकि हम्म, हो सकता है हमारा मतलब जो हमारा ब्रांड है उसमें कुछ कम ज्यादा हो रहा है। तो पेशेंस से भी ठीक नहीं होएगा बेटा कि हम हाथ पे हाथ करके बैठे तो और सेम चीज, जब तक हम उसका वीक पॉइंट ठीक नहीं करेंगे तो वो तो वीक पॉइंट कंटिन्यू होता जाएगा ना, और लॉस होएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम? जहाँ हमारी सर्विस में अगर प्रॉब्लम है या फिर कस्टमर्स हम्म, जो ये हमें जो एक रिव्यू पॉइंट दे होता रहे है हैं। ना बेटा, इसको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग, कि हमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना आना चाहिए। ये भी आपको लीडरशिप क्वालिटी में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इसको डेवलप करते हैं। क्योंकि अगर हमने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, प्रॉब्लम आ जाइए, डिसीजन में ले रही हूँ 2 महीने बाद, इतने तो बहुत लॉस हो जाएगा, है ना। तो कैसे उसको ऑन द स्पॉट डील किया जाता है ये सिखाया जाता है। और सेकंड पॉइंट आपने बोला कि क्या सर्विस और में प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसको पता करेंगे। कैसे पता करेंगे उसको? फीडबैक से। वेरी गुड, उसको बोलते हैं कस्टमर्स कस्टमर फीडबैक रिव्यूज देंगे। और कस्टमर फीडबैक, कि हम अपने कस्टमर से पूछ रहे हैं। अगर हम खुद तुक्का लगाएंगे कि मे बी मार्केटिंग में दिक्कत है, और मार्केटिंग में दिक्कत ना, और हमने उसमें भी पैसा लगा दिया, पहले ही हमें लॉस हो रहा था, है ना। क्या पता हमने गेस करके बोल दिया कि सेल्स में दिक्कत है, सेल्स पर्सन को अपने निकाल दिया, और वो इतना अच्छा सेल्स पर्सन था कि जैसे कस्टमर्स आ रहे थे तो उसकी वजह से ही खरीद के जा रहे थे, है ना बेटा। तो हमने तुक्के नहीं बिठाने कि ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत हो सकती है। हमने कस्टमर रिव्यूज लेना है, कस्टमर फीडबैक लेना है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर फीडबैक लेके पता चला कि जो आपके पास डिजाइन है वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहे, तो अब आप डिजाइन चेंज करोगे, है ना। दूसरे कस्टमर ने ये बोला कि जो आपका सेल्स पर्सन है वो अच्छे से ट्रीट नहीं करता है,
तो अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तीसरे बंदे ने ये बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई बिजनेस भी है, तो अब आप मार्केटिंग में पैसे लगाओगे। बात समझ आई ना बेटा? आपको लूप होल निकालना है कि वीक पॉइंट कहाँ है, दिक्कत आ कहाँ पे रही है, उस पे काम करना है। क्योंकि आपने ऐसे रेंडमली काम कर दिया, नमक कम था नमक भी ज्यादा डाल दिया, है ना, मिर्ची ठीक थी मिर्ची ज्यादा डाल दी, तो वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीजों को ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करना है। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? क्या सीखा फिर आपने आज? जेन्युइन जो सीखा थी, जो बिजनेस को पहले नहीं पता था, क्योंकि मेरे को जेन्युइन फीडबैक चाहिए कि मेरे बच्चों को क्या समझ आया। हाँ जी। पहले तो मुझे मार्केटिंग का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता था, जो मुझे अभी पता चला। हम्म। और बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं, हम्म। सर्विस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, हम्म। और ब्रांड को कैसे सामने ले जाना है, बिजनेस को कैसे सामने ले जाना है, ये सारी हम्म। चीजें मैंने आज सीखी। बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिफरेंस पता चला कि जो नया वर्ड होता है एंटरप्रेन्योर वो क्या करता है ना, उसकी डेफिनेशन पता चली आपको। लीडरशिप स्किल क्या होती है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या रोल होता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, ब्रांड का मीनिंग क्या होता है, उसमें इंक्लूडेड क्या क्या होता है। अच्छा, मार्केटिंग में एक और चीज मैं बताती हूँ। जैसे आपने मैकडी के सामने देखा कि एक क्लोन सा बना होता है उसका, जोकर टाइप, हाँ। है ना, मार्क उसको मैकडी का जोकर बोलते हैं। तो वो भी एक टाइप ऑफ मार्केटिंग है। कैसे है बेटा मार्केटिंग? लोग आते हैं उसके साथ फोटो क्लिक करते हैं, उस फोटोज को दूसरों को दिखाते हैं, पोस्ट करते हैं, दूसरों का मन करता है उसको देख के जाने का। अब 10 में से मैं कह रही हूँ 8 लोग भी या 5 लोग भी ऐसे जाते हैं कि हम सिर्फ फोटो क्लिक करके वापस आ जाएंगे, पर 5 तो खाना खाएंगे ना अंदर जाके, सिर्फ उस क्लोन की वजह से। तो उनकी सेल्स इंक्रीज हुई, उनका ध्यान गया कस्टमर्स का उनके ऊपर कि ये किस चीज का क्लाउन है। तो कोई भी वो चीज बेटा जिससे कस्टमर्स का ध्यान हमारे टुवर्ड्स आए, वो हमारी मार्केटिंग होगी। ठीक है, कि हमने कुछ भी कर दिया, इमोशनल मार्केटिंग कर दी, हमने ऐसे दिखा दिया कि कस्टमर्स ने अपनी फर्स्ट सैलरी से अपनी माँ को ये साड़ी गिफ्ट करी, तो कस्टमर का ध्यान जाएगा ना कि ऐसी कौन सी साड़ी है भाई जो फर्स्ट सैलरी से दी जा रही है। तो वो सारा क्या है हमारा बेटा, पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी उतनी आपकी सेल्स होगी। ठीक है, तो ये आपने सीखा। ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी जिसमें मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कंसेप्ट्स का। जूनियर एमबीए की फुल क्लास में मैं आपको इन सारे कंसेप्ट्स को विद प्रैक्टिकल टास्क, कि मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर मैं आपका टेस्ट लूंगी, फाइनल एग्जाम ऐसा कुछ नहीं होगा। रियल लाइफ टेस्ट होएगा आपका कि आप ट्राई करके आना। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, ये प्रॉब्लम आई थी मुझे, वो हम सॉर्ट करेंगे क्लास में। ठीक है बेटा? और जूनियर एमबीए के फुल क्लास में आपको स्टार्टअप क्रिएशन करना सिखाएगा, बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स, ठीक है, वो सिखाए जाएंगे। मार्केट रिसर्च आपको करना सिखाऊंगी कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमने ऐसे बिना तैयारी के बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो वो तो लॉस होएगा ही होएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करना सिखाऊंगी, और बिजनेस पिचिंग। पिचिंग क्या होता है बेटा? ब्रांड्स को मतलब पिच करना, मतलब हम्म। हमें चूज करो। हाँ, अपने आप को प्रेजेंट करना इन्वेस्टर्स के प्रेजेंट करना। सामने, कस्टमर्स के सामने, कि हम कौन है क्या है, विद इन 60 सेकेंड वो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। और जूनियर एमबी का अगर कोई बच्चा बिजनेस आइडिया लेके आता है, उलाला लेके आता है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कि बिजनेस आइडिया आपका होगा, पैसे हमारे होंगे। ठीक है बच्चे? कोई कंफ्यूजन, ऐसी कोई चीज जो लगी हो कि मैम समझ नहीं आई, वर्ड्स आपके बहुत डिफिकल्ट थे, या फिर आप बहुत नहीं, स्पीड में बोल रहे थे? ये पॉइंट मैंने नोट किया कि मैं बहुत स्पीड में बोलने लगी हूँ अब। कोई कंफ्यूजन नहीं, बेटा? मुझे स्पीड में सुनने की आदत है अभी। 2x में चलने दो काम। हाँ। ठीक है। ऐसी कोई चीज जो समझ ना आई हो? नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा आज क्लास का? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पूरा क्लास ही था, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीजें पता चली जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। बोर तो नहीं हुए थे? ऐसा तो नहीं लगा एक और नहीं, टीचर बोर सामने नहीं। आके बैठ गए हैं कब लेक्चर खत्म होए और हम घर जाएं? ऐसा नहीं कुछ नहीं, बेटा? मेरे पापा ने मुझे बताया नहीं था कि ये सब होने वाला है। मैंने सिर्फ मुझे लिंक भेज दी कि ये ज्वाइन कर ले, जूनियर एमबीए करके है, तू ज्वाइन हम्म। कर ले। तो फिर मुझे तब लगा था कि बहुत बोरिंग होगा, पर नहीं था। क्या रिव्यू है आपका क्लास का, क्लास को लेके, मुझे लेके कोई रिव्यू आपकी साइड से? बहुत मजा आया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत बोर होगा, बैठे रहूंगी सुनूंगी नहीं, पर मैंने बुद्धि से हर एक एक टीचर पॉइंट आएगी। सुना। नहीं नहीं। मैं भी अभी सुबह ऑयल लगा के बैठी थी, मैं भी सिर धो के आई हूँ कि आपको पढ़ाऊंगी। वरना कहेंगे मैंने भी ऑयल लगा रखा है, मैम ने भी ऑयल लगा रखा है। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। ठीक है, हेयर वॉश कर थैंक लेना, यू। वैसे ही बहुत प्रिटी लग हाँ। रहे हो। ठीक है, बाय। बाय बाय। बाय बाय।